हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में हम टू टाइप्स के सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, या हम कहीं एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक टर्म समझेंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। इसके नेम से क्लियर हो रहा है, वेपर प्रेशर दैट इज़ प्रेशर ऑफ वेपर्स। अब वेपर्स का प्रेशर कब क्रिएट होगा एक सॉल्यूशन में, इसके लिए कंडीशन है कि हमारा सॉल्यूशन या कोई भी कंपोनेंट, सोल्यूट, सॉल्वेंट वॉलेटाइल होना चाहिए, दैट इज़ वो वेपराइजेबल होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर क्या होता है अगर हम किसी भी वॉलेटाइल सॉल्यूशन को, वॉलेटाइल लिक्विड को एक कंटेनर में रख दें, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे और कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे वेपर्स की अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी, दैट इज़, और इनकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि जब इस एरिया में मैक्सिमम वेपर्स जो हैं वो बन जाएंगे, दैट इज़ इवेपोरेशन जो है वो मैक्सिमम, सैचुरेशन हो जाएगा उसका। और उस कंडीशन पे, दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम। जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉल्यूशन एट फिक्स या कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, ऑन द लिक्विड या सॉल्यूशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मेनली दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से वेपर प्रेशर चेंज होता है। नेचर ऑफ लिक्विड फर्स्ट फैक्टर है। नेचर ऑफ लिक्विड दैट इज़ कि कौन सा लिक्विड हम लेने जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर और कंपैरिजन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और लिक्विड जैसे अल्कोहल या पेट्रोल या एसीटोन, जैसे अल्कोहल है और वाटर है। वाटर के वाटर का इवेपोरेशन जो है वो कम होता है, स्लो रेट से होता है, बट इथेनॉल जल्दी इवेपोरेट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है उसका वोलेटाइल नेचर डिसाइड करेगा कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। या फिर हम बात करें वोलेटाइल नेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इनको इवेपोरेट होना, दैट इज़ गैशियस फेज में एस्केप होने में दैट इज़ कम एस्केप होते हैं, तो वेपर प्रेशर कम होता है। इसी वजह से अगर कुछ ऐसा एग्जांपल ले लें, कोई ऐसा लिक्विड जिसमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस बहुत ही वीक हैं, तो वो ईजिली एस्केप हो जाएंगे, ईजिली वेपर फेज में चले जाएंगे, दैट इज़ दे हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। जैसे अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, अल्कोहल्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उनके बीच में इंट्रैक्शंस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट वीक इंट्रैक्शंस होती हैं। इसी तरह से टेम्परेचर की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पर्टिकुलर लिक्विड है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस पे, और एक दूसरा लिक्विड हमने ले लिया थोड़े हाई टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे। एक 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक 40 डिग्री। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, दैट इज़ अमाउंट ऑफ वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक प्रेशर कुकर में हम कॉन्टीन्यूसली अगर हीट कर रहे हैं वाटर को, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, उसके अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्यों इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो कॉन्टीन्यूसली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ईजिली
वेपर फेज़ में, दैट इज़ गैस फेज़ में ईजिली चले जाएंगे। ये फैक्टर इतना ही काफ़ी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखते हैं वेपर प्रेशर पे, वो एक इक्वेशन से डिफ़ाइन किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं क्लेशियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन है और इसका रिज़ल्ट जो हमें दिया गया है, दो टेम्परेचर पे रिज़ल्ट दिया गया है, T1 और T2 टेम्परेचर पे जो प्रेशर मेज़र किया P1 और P2, उसके बीच में रिलेशनशिप है। अभी हमारे लिए ये एट प्रेजेंट इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें करना है। तो मेन हम टॉपिक पे चलते हैं। वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो हमारे पास लॉ हैं वो है रॉल्ड्स लॉ, और ये दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे, एक लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए और एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। देखिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और हम सभी लिक्विड्स को वोलेटाइल मानते हैं। दैट इज़ इस लॉ को रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट भी कहा जाता है। मतलब दोनों कंपोनेंट ही क्या हैं, वोलेटाइल हैं। तो ये क्या कहता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बीकर में हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। दैट इज़ इस बीकर में दो कंपोनेंट है हमारे पास, ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, और दोनों वोलेटाइल हैं। मतलब दोनों का इवेपोरेशन हो सकता है और हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने में क्या होगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा, यहाँ वेपर्स बनेंगे, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो दोनों कंपोनेंट की वजह से होगा। ए कंपोनेंट की वजह से भी होगा और बी कंपोनेंट की वजह से भी। और किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, यहाँ पर जो क्रिएट होगा वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करेगा उनकी अमाउंट कितनी है सॉल्यूशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो ऐसे कंपोनेंट ले लें जो इक्वली वोलेटाइल हैं, जैसे हमने दो अल्कोहल्स का मिक्सचर ले लिया ए और बी, और दोनों की कंपोजिशन हमने 50% ली है, 50% ए है 50% बी है, तो वेपर प्रेशर में भी वही कंट्रीब्यूशन होगा, 50-50 कंट्रीब्यूशन। अगर हम ऐसा एग्जांपल लें, ए 90% है तो बी 10% है, तो ए का वेपर प्रेशर भी 90% होगा और बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10%। हालांकि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, बट इनके वोलेटाइल नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक और एग्जांपल लें, मान लें हमने 50% अल्कोहल ले लिया और 50% वाटर ले लिया। इस केस में ज़रूरी नहीं है कि वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का 50-50 होगा, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल है और वाटर कम वोलेटाइल है, तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, और उनके वोलेटाइल नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। तो रॉल्ड्स लॉ ने क्या कहा है वो देखते हैं। रॉल्ड्स लॉ ये कहता है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब सभी कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का प्रेशर जो है इन द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन मींस उसकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है, फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंपोनेंट्स 1 and 2 और इनका वेपर प्रेशर जो है P1 और P2 से डिफाइन कर दिया। तो P1 डिपेंड करेगा x1 पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकंड प्रेशर जो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब अमाउंट फैक्टर तो आ गया, इसमें अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा फैक्टर है वोलेटाइल, मतलब कौन सा कंपोनेंट कितना वोलेटाइल है। तो उसके लिए यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा P1 नोट और यहाँ आएगा P2 नोट। ये P1 नोट और P2 नोट क्या हैं, ये हैं प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर। दीज आर दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2।
हमने ऊपर जो मेज़र किया है ये P1 और P2, ये तो वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन, जब वो मिक्सचर की फॉर्म में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है। बट P1 नोट और P2 नोट ये डिफ़ाइन करेंगे कि जब ये प्योर कंपोनेंट में होंगे, जब इन्हें प्योर लिया जाएगा, तब वो इनका वोलेटाइल नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे लिया गया है और ये है आपका रोल्स लॉ की दोनों इक्वेशन। अब अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें, यहाँ से हमारे पास दो कंपोनेंट का सेपरेटली तो आ गया है, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, लेकिन टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल्टन लॉ को यूज़ कर सकते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, उस सिस्टम में जितने भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। दैट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर, इट इज़ इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट। तो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो ये सॉल्यूशन के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर भी वेपर प्रेशर है। तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, तो इसलिए टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस P2, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं P1 और P2। और P1 P2 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x1 P1 नोट प्लस x2 P2 नोट, क्योंकि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है कि ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और इस इक्वेशन को अगर एक मोल फ्रैक्शन दैट इज़ x1 या कहें x2 की टर्म में अगर लिखना चाहें, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस x2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है टोटल 1 के इक्वल होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन गई टोटल वेपर प्रेशर की। इस इक्वेशन में देख सकते हो कि टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ x2 की टर्म में हमने डिफ़ाइन कर दिया। इस इक्वेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको तीन इक्वेशन ध्यान रखनी है। यहाँ पे रोल्स लॉ की तीन इक्वेशन हमारे काम आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट P1, सेकंड इक्वेशन वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट P2, और थर्ड जो है टोटल वेपर प्रेशर, वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे कैसे लिए हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट लिए हैं। तो आपका ये टोटल वेपर प्रेशर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस रोल्स लॉ का ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब इस रोल्स लॉ का अगर ग्राफ प्लॉट करें और साथ ही साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस है, या कहें कुछ इसके हम कहेंगे रूल्स हैं या कुछ बाउंडेशंस हैं इसकी, इस रोल्स लॉ की क्या हैं, जैसे कि दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, सिर्फ दो कंपोनेंट होने चाहिए सॉल्यूशन में, तभी ये लॉ वैलिड रहता है। दूसरी बात, वेपर फेज़ के अंदर दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये वोलेटाइल कंपोनेंट लिए हमने दोनों, तो वेपर फेज़ में वो दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद और कंडीशन क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमने अभी लास्ट में डिराइव किया, इट कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आप किसी भी कंपोनेंट की टर्म में डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे ये x2 की टर्म में डिफ़ाइन की है, तो आप इसको x1 की टर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हो। हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x2 को x1 से, तो दोनों कंपोनेंट क्या हैं, टोटल वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और क्या कंडीशन है हमारे पास, जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, वो चेंज हो जाएगा अगर आप कंपोजिशन चेंज कर दोगे, क्योंकि हमने देखा है कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर। तो जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होगी वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन, या फिर ऐसा कहें यहाँ पे क्या चीज़ है, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ का फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आइडियल गैस का कंसेप्ट होता है, जो गैसियस लॉ को फॉलो करे वो आइडियल गैस होती है, उसी टाइप से जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो आपके पास आइडियल सॉल्यूशन होता है। और एक और इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये वेपर फेज का मतलब क्या है,
जैसे हमने बीकर में अब लिया, सॉल्यूशन था हमारे पास, A+B कंपोनेंट हैं इसमें, और यहाँ पर वेपर्स भी क्रिएट हो गए, दैट इज़ वेपर प्रेशर जो इस एरिया में क्रिएट हुआ वो A और B दोनों का था। तो अब इस ऊपर वेपर फेज़ में अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि कितनी कंपोजिशन है A की कितनी B की, प्रेशर्स की, दैट इज़ वेपर्स की कंपोजिशन डिफ़ाइन कर रहे हैं। सॉल्यूशन की अब बात नहीं कर रहे हम नीचे, हम बात कर रहे हैं इस वेपर फेज़ की। तो वेपर फेज़ में अगर डिफ़ाइन करना हो आपको कि कितना A है या कितना, हम कहें कितना फर्स्ट कंपोनेंट है, कितना सेकंड कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज़ कैसे डिफ़ाइन हो सकता है? जैसे y1 से डिफ़ाइन करते हैं इसको, x की बजाय y से डिनोट किया जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो है इट इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय में टोटल। जैसे आप मोल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन करते हो, अगर हम x1 लिखते हैं तो उसे लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 + n2। इसी टाइप से यहाँ पर भी है, हम वेपर फेज़ की बात कर रहे हैं तो वेपर फेज़ में प्रेशर की टर्म में डिफ़ाइन करेंगे। तो अगर सेकंड कंपोनेंट है y2 तो इसको लिख देंगे प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट बाय में टोटल प्रेशर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है किस टर्म में, वेपर फेज़ में अगर आप मोल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हो। मोल फ्रैक्शन है ये, लेकिन वेपर फेज़ में तो प्रेशर की टर्म में करेंगे, ना कि नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। तो इसी बेसिस पे अब हमारे पास हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है रोल्स लॉ की। लास्ट पार्ट है इसका और इम्पोर्टेंट है, ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, रोल्स लॉ की 3 इक्वेशन आई, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन है P1 इज़ इक्वल टू x1 P1 नोट। तो अगर आप इस इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हो तो y एक्सिस पे P1 आ जाएगा प्रेशर, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, P1 नोट कांस्टेंट है m, और c यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है तो ये ज़ीरो। मतलब क्या है, ओरिजिन से पास करेगी लाइन, और अब इस ग्राफ में आ जाते हैं। y एक्सिस पे ये ले लिया हमने वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। तो अब ये कंबाइंड ग्राफ है दोनों इक्वेशन का। जैसे अगर लेफ़्ट साइड से इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जाए, यहाँ हमने क्या लिया है, ग्राफ बनाया है P2 वर्सेस x2, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका आ गया। अब इसके अपोजिट साइड में हमने P1 वर्सेस इस डायरेक्शन में x1 ये ग्राफ बनाया, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम हैं बट हमने यहाँ पे कंबाइंड ग्राफ कर दिया। दैट इज़ एक ग्राफ इस डायरेक्शन में है और एक ग्राफ ये इस डायरेक्शन में। लेकिन अब बात करते हैं कि ये दोनों की स्लोप या कहें दोनों की जो हाइट है वो अलग क्यों है। जैसे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, तो इसके लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं, इक्वेशन को फिर से कंसीडर करते हैं। जो P2 है वो किसके इक्वल है, P2 इज़ इक्वल टू x2 P2 नोट। अगर हम इसके अंदर देखें x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, टोटल सम होता है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। जब x2 1 के इक्वल होगा तो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 नोट के। P2 इज इक्वल टू P2 नोट। तो अब आप देखो x2 की वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, इस पॉइंट पे x2 क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, इसीलिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये क्या हो गई, P2 नोट। इसी तरह से इस लाइन के लिए P1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, P1 नोट, जब x1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो x1 जब 1 होगा तो P1 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी P1 नोट।
अब यहाँ से ये पता चलता है कि P1 नोट की वैल्यू क्या है, कम है P2 नोट से। मतलब इससे ये पता चलता है कि P1 जो है फर्स्ट कंपोनेंट लेस वोलेटाइल है, सेकंड कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है। और अब इन दोनों के बीच में इन दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ देते हो तो आपके पास आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज़ ये आ गया टोटल वेपर प्रेशर। आप चाहो तो दूसरी कंडीशन पे भी ग्राफ बना सकते हो। हमने यहाँ पर क्या लिया है, सेकंड कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है फर्स्ट कंपोनेंट से, तो इसलिए ऐसा ग्राफ आया है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट मोर वोलेटाइल लेते तो इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ आ जाती और ये वैल्यू नीचे आ जाती। तो ये ग्राफ है कंबाइंड ग्राफ तीनों इक्वेशन का, रोल्स लॉ की तीनों इक्वेशन इसके अंदर आ चुकी हैं। दैट इज़ द रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, या हम कहें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन।